एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम भारत के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं जिसका नाम है नक्सलवाद। नक्सलवादी, माओवादी, मार्क्सवादी, एमसीसी इत्यादि कई सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। ये बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसे 11 राज्य के 90 जिलों में पाए जाते हैं। इन 90 जिलों को गवर्नमेंट ने रेड कॉरिडोर का नाम दिया है। रेड कॉरिडोर हिंदी में लाल गलियारा। गवर्नमेंट किसी जिले को रेड कॉरिडोर तब घोषित करती है जब वो जिला पूरी तरीके से नक्सलियों के अंडर में आ जाता है। अगर आप किसी अर्बन एरिया में रहते हो तो नक्सल की समस्या आपके लिए बड़ी नहीं होगी, क्योंकि नक्सलियों के हमले, उनकी लड़ाई घने जंगलों व पहाड़ी एरिया में होते हैं और इन सभी एरियो में सोशल मीडिया या न्यूज़ वाले उतना कवरेज देते नहीं हैं, जिससे कि हमें अर्बन एरिया में इनकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नक्सली जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से भी खतरनाक है हमारे भारत के लिए, तब आप क्या बोलोगे? जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा। मैंने रिसर्च किया है 2004 से लेकर 2014 तक का 10 साल का मेरे पास डाटा है, जिससे ये मैं प्रूव कर सकता हूँ कि नक्सली जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक है। आइए नजर डालते हैं डाटा पे। इन 10 सालों में नक्सलियों ने 2045 बार हमला किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों की बात करें तो उन्होंने 1850 बार हमला किया है। अब बात करें सिविलियन की मौत के बारे में, तो नक्सली के द्वारा 2191 सिविलियन की मौत हुई है और जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवादियों के द्वारा 384 सिविलियन की मौत हुई है। अब देश की जवानों की मौत के बारे में बात करते हैं। इन 10 सालों में नक्सलियों के द्वारा 1242 जवानों की जान गई हैं और वहीं जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवादियों द्वारा 675 जवानों की जान गई हैं। लेकिन एक मिनट, ये नक्सली है कौन? ये नक्सली होते कौन है? ये कहाँ से आते हैं? ये गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? ये हमारे जवानों को मारते क्यों हैं? इनसे और गवर्नमेंट की लड़ाई क्या है? इन सब बातों को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। लगभग 1965 के समय में वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव हुआ करता था नक्सलबाड़ी। इसके आसपास के भी जो सारे गांव थे, अमारबाड़ी, तुमारबाड़ी, खाड़ीबाड़ी, नक्सलबाड़ी, इन सभी गांवों में चाय की खेती की जाती थी। यहाँ के लोग वहाँ मजदूरी करते थे और इन्हीं में से कुछ लोगों की अपनी ज़मीन थी। वो खेती करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। ऐसा कुछ दिन चलता है, फिर वहाँ पे एंट्री होती है बाहुबली जमींदारों की। वो वहाँ के मूल निवासी मजदूरों को झांसा देके उनके साथ फ्रॉड करके उनकी ज़मीन हथिया लेते हैं और फिर उन्हें कम मजदूरी में अपने खेतों में काम करवाना शुरू करते हैं। मजदूरों को, महिलाओं को और यहाँ तक कि बच्चों से भी मजदूरी कराया जाता था। फिर धीरे धीरे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा, उन्हें कम मजदूरी दिया जाने लगा। लोग अपने खिलाफ हो रहे विरोध का जब प्रदर्शन करते हैं तो उसे विरोध प्रदर्शन कहा जाता है और इसी विरोध में अगर हिंसा का सहारा लिया जाए तो इसे हिंसक विरोध प्रदर्शन कहा जाता है। नक्सलवादी हिंसक विरोध करते थे क्योंकि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं था। सबसे पहली हिंसक विरोध हुई थी 1970 के समय में, जब जमींदारों और मूल निवासियों के बीच किसी बात पर झड़प हुई थी। जमींदारों ने पुलिस की मदद से मूल निवासियों पर गोली चलवा दी थी। तभी एक आदिवासी व्यक्ति जंगल संथाल, उसने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। उसके बाद दूसरा विरोध प्रदर्शन हुआ बिमल पाल नामक व्यक्ति से। बिमल पाल की जमीन एक जमींदार ने हथिया ली थी। इसके लिए बिमल पाल अदालत जाता है। अदालत उसके हक में फैसला सुना देती है। वो कागज लेके जब उस जमींदार के घर पे जाता है तो जमींदार अदालत का फैसला मानने से इनकार कर देता है। तब बिमल पाल गांव के बाकी लोगों को लेकर जाता है और उसके घर को आग लगा देता है और वहां रखे बाकी कागजात भी जल जाते हैं। इसके बाद से हिंसा विरोध का चलन स्टार्ट हो जाता है। इस समस्या और विरोध को देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के दो नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल, ये दोनों एक होते हैं और मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप में बहुत सारे लोगों को ये इकट्ठा करते हैं जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं और अपने हक के लिए फैसला चाहते हैं, लेकिन ये हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। जब ये संस्था पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है तब चारू मजूमदार एक किताब लिखते हैं जिसे हम नक्सली लिटरेचर कहते हैं। नक्सली लिटरेचर इन लोगों का संविधान होता है जिसके तहत ये सारे काम को अंजाम देते हैं। नक्सलियों के पूरे कार्यकाल को हम 3 फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1970 से लेकर 1990 तक, 1990 से 2012 तक, तीसरा 2012 से लेकर अभी तक। ग्राफ को अच्छे से समझाने के लिए इसमें हमने एक रेड लाइन का यूज़ किया है और एक ब्लू लाइन का। रेड लाइन
जो यह दर्शाता है कि नक्सलियों ने हमले कितने किए हैं। ब्लू लाइन ये दर्शाता है कि नक्सलियों का विस्तार कितना हुआ है। पहले फेज में हमले तो कम हुए लेकिन विस्तार काफ़ी अधिक हुई है। जिस राज्य, गांव या स्टेट में करप्शन, जमींदारी और मूल निवासियों पर अत्याचार हो रहे थे, उस गांव के लोगों ने नक्सलियों को अपनाया। दूसरे फेज, ये फेज नक्सलियों के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव का फेज है। इस फेज में गवर्नमेंट मूल निवासियों को मूल धारा से जोड़ने की पूरी कोशिश करती है, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शुद्ध पानी, इंटरनेट की सुविधा, सड़क मार्ग, ऐसे कई सारी सुविधाओं से मूल निवासियों को गवर्नमेंट एक करना चाहती है। इसका ये असर होता है कि बहुत सारे लोग मूल सुविधा के लिए नक्सली को छोड़ देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा किया गया करप्ट काम, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, सुविधाएं नहीं, विद्यालय बनाए गए लेकिन विद्यालय उस प्रकार के नहीं बनाए गए जहां अच्छी शिक्षा मिल सके। कुछ दिनों में अस्पताल, स्कूलों का हाल खराब हो गया, इंटरनेट सेवाएं वहां बंद होने लगी और जो गवर्नमेंट ने सड़क मार्ग बनवाया था उसी से नक्सलियों पर हमला किए जाने लगा। गवर्नमेंट के हमले से नक्सली बहुत सारे गिरफ्तार हुए, बहुत सारे मारे गए। फिर नक्सलियों का भीषण रूप सामने आया। 2010 से लेकर 2012 तक में नक्सलियों ने कई सारे हमले किए, जवानों को मारा, पुलिसकर्मियों को मारा और उनके हथियार ले लिए। फिर अब बात करते हैं तीसरे फेज की, 2012 से लेकर अभी तक का। इस फेज में लोगों को समझ में आने लगा कि नक्सली जिस विचारधारा से शुरू हुई थी उस विचारधारा पर नक्सली काम नहीं कर रहे हैं। अब नक्सली किसी और रास्ते पर काम कर रहे हैं। अब लोग धीरे धीरे नक्सली से हट रहे हैं, मूल धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब नक्सलियों के हमले और उनकी जनसंख्या दोनों पर गिरावट देखने को मिल सकती है।